नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती बाड़ी करके अच्छा लाभ कमाते हैं। कृषि के क्षेत्र में और तेजी लाने के लिए शासन द्वारा समय समय पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो सके। आज के समय में प्रदेश में एक योजना ई नाम से जुड़कर कृषक उपहार योजना चलाई जा रही है। तो यह योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं चौमू कृषि मंडी के सचिव भगवान सहाय। राजस्थान में किसानों के लिए जो है कृषि विपणन का कृषि उपज मंडी समिति या सशक्त माध्यम है, जहाँ केवल किसानों को उचित कीमत ही नहीं मिलती, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिलती है, नकद भुगतान मिलती है। साथ ही किसानों को और प्रेरित करने के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसमें आपका किसान को आते ही किसान कलेवा योजना खाना खिलाया जाता है। इसी प्रकार आपकी जो है एक ई नाम जो राज्य सरकार का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया, उसमें यह कि किसान जो है अपने केवल अपने माल को मंडी यार्ड तक ही सीमित नहीं रखते हुए पूरे राज्य में या देश तक अपने माल को ई ऑक्शन के माध्यम से बेच सकता है, जिसमें जो है कोई भी व्यापारी किसान का माल का नीलामी खुली में लगा सकता है और उसमें वो अच्छी और बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त कर सकता है। ऐसी योजनाएं इनाम को प्रेरित करने के लिए, किसान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये इनाम के अंतर्गत बेचे हुए माल पे प्रत्येक 10,000 रुपये एक कृषक उपहार योजना का कूपन निर्धारित किया गया है और उन्हीं कूपन को आज लॉटरी के माध्यम से लॉटरी निकाली गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये का इनाम वितरित किया गया है। क्योंकि किसान मंडी की ओर प्रेरित हो, ई पेमेंट करने के लिए और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए और अपने माल को बढ़िया से बढ़िया कीमत प्राप्त करने के लिए इनाम योजना का जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, इसीलिए ये योजना जो विभाग द्वारा लॉन्च की गई है और उसका परिणाम भी बहुत आया है। देश के किसानों की आय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है ई नाम। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है, जहां पर देश के किसान अपनी उपज को बिना किसी बिचौलिए की मदद से बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की वजह से किसानों की जिंदगी आसान हुई है। साथ ही खरीदार और व्यापारियों के लिए भी इस प्लेटफॉर्म ने कई मुश्किलें हल कर दी हैं। अब उन्हें अपनी मनपसंद की उपज एक ही जगह मिल जाती है। इस प्लेटफॉर्म ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए आसान अवसर मुहैया करवाए हैं। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई नाम का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में किसानों के लिए देशव्यापी स्तर पर एक बाजार का निर्माण करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। राजस्थान में ई नाम प्लेटफॉर्म खरीद बिक्री का एक बड़ा जरिया बना है। व्यापारी और किसान इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल चौमू मंडी में 8,854 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल बेचा है और उनको आज हम लोगों ने जो है इस तरह का इनाम लॉटरी निकाली है। देखिए, लॉटरी का सर्वप्रथम उनको सूचित किया जाएगा कि आपको बधाई के साथ आपको, क्योंकि इनको इनाम निकला है, वो अपने कूपन और अपना जो विक्रय पर्ची और अपने आईडी प्रूफ लेके मंडी कार्यालय में उपस्थित होगा और प्रयास ये किया जाएगा कि जिस प्रकार आज लॉटरी का वितरण हुआ है, तो निकाला गया है, उसी तरह एक विधि सम्मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले। इसलिए एक कार्यक्रम के माध्यम से उनको चेक का वितरण भी किया जाएगा, ताकि ये संदेश सब तक अच्छा पहुँचे। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह से। किसान भाइयों, अभी मक्का का ये सीजन चला हुआ है, जो अपने उत्तरी दक्षिण भारत में ज़्यादातर मक्का का ये सीज़न 25 जून से 20 जुलाई का हमारा होता है, बिजाई का जो समय है।
तो मुख्य तौर पे हमें ध्यान रखने वाली जो बात है कि जैसे ही हम बिजाई करते हैं और एक दो बारिश जो होती हैं और नमी होने के कारण खरपतवार ज़्यादा आ जाता है कई बार, तो उसके लिए हमें एक तो खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से खरपतवार हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे चौड़े पत्ते में चौड़ाई है, ये दूधी है, बड़ी छोटी आपकी साठी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश हो जाती है, स्थितियां समय के अनुरूप नहीं होती, बिजाई कर लेते हैं और उसके बाद खरपतवार बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमारे जो नए खरपतवार नाशक कुछ आए हैं, तो उसमें हमारा जैसे कि टेम्बोट्रिन है, तो इसकी डोज है 115 ml प्रति एकड़। तो उसमें आपका क्या है कि शुरू में ही खरपतवार प्रबंधन हो जाता है तो स्थिति हमारी ठीक रहती है। और जहाँ लगता है कि बारिश होनी है तो वहाँ सिंचाई को रोक दें, क्योंकि अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं और ज़्यादा जल भराव की स्थिति आने पर हमें परेशानी ये होती है कि एक तो पानी, अगर मक्का एक ऐसी फसल है जो पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, अगर उसे कम मिले तो भी संवेदनशील है, और अगर ज़्यादा मिल जाए, अगर 24 घंटे अगर खेत में पानी खड़ा रह गया तो उसके उसके यानी कि मरने के चांसेस हो जाते हैं, फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है, अगर इस तरह की कोई संभावना है बारिश की, तो कोई अपना सिंचाई ना लगाएं और उसमें प्रॉपर पानी की जो निकासी है उसका प्रबंध रखें कि भी हमें पानी इसमें खड़ा नहीं होने देना। उसके बाद बात आती है हमारे खाद की। तो खाद का जैसे कि मैंने बताया कि आपने पूरा यूरिया, जैसे कि जो इसकी सिफारिश है 140 किलो यूरिया, 1 बैग आपका DAP और 1 बैग MOP, तो आपने ये इसका सही अनुपात में लेना है। और DAP MOP को तो आपने पूरा का पूरा खेत तैयारी के समय डाल देना है। जो यूरिया की है उसकी 1/3 हिस्सा आपने बिजाई के दौरान, 1/3 हिस्सा आपने जब फसल 5 से 6 पत्ता अवस्था में आ जाती है तब डालना है, और जो अंतिम है वो आपने जब झंडे आने लगते हैं, जब फूल पुष्प आने लगते हैं, उस टाइम आपने उसका पौधों के साथ साथ आपने उसकी बैंड प्लेसमेंट करनी है, यानी कि पौधों के साथ साथ आपने उसका छिड़काव करना यूरिया का। तो इस तरह आप यानी कि अपना खरपतवार प्रबंधन और खाद प्रबंधन कर सकते हैं। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अभी मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि मौसम में भी बनता है इस समय और बारिश ज़्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो मौसम विभाग के द्वारा दी गई चेतावनियों का परामर्श का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी आपने स्प्रे करना है तो उस समय ध्यान रखें कि
कम से कम 3 या 4 घंटे की धूप पौधों को मिलनी चाहिए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 55 से 62% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 34 से 39% रहने की संभावना है। हवा की गति 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने का प्रयास करें। साथ ही यदि बारिश अधिक होती है तो फसल क्षेत्र से उचित जल निकास की व्यवस्था भी करें। खरपतवार और कीट व्याधियों के प्रकोप की जानकारी के लिए नियमित रूप से खेत का भ्रमण करते रहें। मौसम साफ होते ही खेतों में निराई गुड़ाई करें, जिससे पौधों की जड़ों तक वायु परिसंचरण हो सके। वर्तमान और आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में सफेद लट के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई सफेद लट विशेषकर वयस्क और भृंगों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश प्रपंच आदि का प्रयोग करें। अगेती बुआई की गई ग्वार की फसल में वर्तमान और आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला और थ्रिप्स आदि का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर इन कीटों का आक्रमण हो तो इनकी रोकथाम के लिए किसान भाई आसमान साफ होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरोपैरीफास नामक दवा 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाकर खेत में बुरकें। वर्षा होने पर चारे वाली फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। अधिक बरसात होने की स्थिति में मूंगफली और बाजरा के खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा और ज्वार के साथ लोबिया और ग्वार मिलाकर बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पड़ौली, जिला पाली के कृषक रत्नेश कुमार ने। आप टमाटर की उन्नतशील किस्में और नर्सरी उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रत्नेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको टमाटर की क्यारी से संबंधित, उसकी तैयारी से संबंधित से लेकर ट्रांसप्लांट तक होने वाली सावधानियां या जानकारियों के बारे में आज विस्तृत जानकारी दूंगी। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय प्रजातियों के चयन के समय ध्यान रखते हैं कि चयन के समय हमें किस तरह की प्रजाति लेना है, हमारे जो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किस प्रकार का टमाटर हमारा मार्केट में उस
से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। हमारे यहाँ देसी टमाटर रहे, हमारे यहाँ हाइब्रिड टमाटर चले, या किस तरह की प्रजातियों का चयन करें, जैसे कि हम पूसा रोहिणी लेते हैं, पूसा सदाबहार लेते हैं, वो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रजातियों का चयन करते हैं। लेकिन प्रजातियों के चयन के समय ये विशेषतर ध्यान रखते हैं कि वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। पौध की नर्सरी बनाते हैं उस समय हम ध्यान रखते हैं कि हमें मृदा किस तरह की चुनाव करना है। मृदा में हम उसके लिए बलुई मृदा जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तथा मृदा में किसी प्रकार की कोई मृदा जनित बीमारी पहले से उपस्थित ना हो, मृदा हमारी समतल हो, ढलाव हो, उसमें किसी प्रकार का पानी ना भरता हो, इस तरह की मृदा का चुनाव करते हैं। भूमि की तैयारी हम नर्सरी की कैसे करें? सबसे पहले नर्सरी के बेड तैयार करने से पहले हम भूमि की जुताई 4 से 5 बार भूमि की जुताई करके उसमें जो भी कंकड़ पत्थर अलग से उस हिस्से को अलग करके उस स्थान को साफ सुथरा करके उसके पश्चात उसमें पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। बीज, हमें बीज की कितनी आवश्यकता होगी ये हम पर हेक्टेयर के हिसाब से अनुपात में ध्यान रखते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल बीज की सोइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम तक बीज पर्याप्त रहता है पर हेक्टेयर में। लेकिन अगर हम हाइब्रिड उत्पादन के लिए बीज ले रहे हैं, हाइब्रिड बीज का चयन कर रहे हैं, उस समय हम 150 से 250 के बीच में ग्राम पर हेक्टेयर बीज सफिशिएंट रहता है। अगर वो बीज उपचारित नहीं है तो ट्राइकोडर्मा विरिडाई जो हमारी फंगस के लिए आती है वो 2 ग्राम पर केजी सीड्स से या थायराम 3 ग्राम पर केजी सीड्स के उपचार करने के पश्चात ही नर्सरी में सीड को बोते हैं। लेकिन अगर सीड को हम सोइंग के लिए तैयार करते हैं उससे पहले हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हम सीड को ज़मीन में डाल रहे हैं तो वो सीधी लाइन में होना चाहिए, इधर उधर ना हो, जिससे आगे जाके हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए या तो हम रस्सी की सहायता से या कोई लकड़ी की सहायता से उस लाइन को सीधा करते हुए बीज को डालते हैं, जिससे कि हम आगे वो लाइन सीधी रहे और हमें खरपतवार या कोई भी उस पर ट्रीटमेंट करना है तो उस टाइम हम बहुत आसानी से उसको ट्रीटमेंट कर सकें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए नर्सरी का चयन करते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। पानी दे रहे हैं उस टाइम पे हमें बरसात में पानी भरा ना हो, उसकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। सिंचाई के साथ साथ ड्रेनेज की भी हम व्यवस्था रखें। अगर बरसात के सीजन में हम क्यारी बनाते हैं तो उस टाइम पे बरसात का जो पानी आ रहा है, अगर उस अवस्था में ज़्यादा पानी आए उस अवस्था में हम पानी को निकालने की व्यवस्था भी हो। दूसरा हो गया हमारा सिंचाई हो गया, पानी हो गया। अब निराई गुड़ाई, अगर हम उसमें खरपतवार रहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण सस्य वैज्ञानिक जितना हो सके हम सस्य वैज्ञानिक विधि से करें, वो हाथ हैंड वीडिंग से खरपतवारों को नियंत्रित करें। या मान लें 30 दिन का हो जाए तो वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। उस उचित समय पे हम पौधे को नर्सरी से लेकर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी हम अनुपात, जिस वैरायटी के आधार पर अनुपात किया गया है उस वैरायटी के आधार पर ट्रांसप्लांट के लिए ले जा सकते। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।